हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 29 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में महिला समानता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 26 अगस्त को, क्योंकि देखिए इसी दिन अमेरिका में महिलाओं को मतदान यानी कि वोटिंग करने का संवैधानिक अधिकार मिला था। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है महिला समानता दिवस। और अभी हाल ही में महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब देखिए, ये तो हुई महिलाओं को मतदान देने के अधिकार की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब मिला था, तो आप लोगों ने मार्टेंग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के बारे में ज़रूर सुना होगा, या इसे आप कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे, जबकि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस, और 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लिखी गई किताब क्रिकेट द्रोण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आनंद वसु के द्वारा। अच्छा, ये किताब है जो ये किस पर बेस्ड है? तो एक प्रसिद्ध कोच रहे हैं जिनका नाम है वासुदेव परांजपे। तो इन्हीं पर यह किताब बेस्ड है, लिखी गई है आनंद वसु जी के द्वारा। और आनंद वसु ने ये किताब जतिन परांजपे के साथ मिलकर लिखी है। जतिन परांजपे जो कि वासुदेव परांजपे के बेटे हैं। और ये किताब लॉन्च की जाएगी 2 सितंबर 2020 में। अब यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर की बात की ही जा रही है, तो हाल ही में चेतन भगत के द्वारा एक किताब लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर। और ये किताब कब लॉन्च की जाएगी? 28 सितंबर 2020 को, यानी कि अगले ही महीने। रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। और इस किताब में महाराणा प्रताप द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। बुक का नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। हाल ही में अमीश त्रिपाठी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए, इसमें टॉप पर रहा है गुजरात, दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। ये जो इंडेक्स है ईपीआई इंडेक्स, इसी इंडेक्स से ये पता चलता है कि निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में किस राज्य के पास कितनी अच्छी फैसिलिटी है, और इसे ही टॉप कर लिया है गुजरात ने। और ये जो डेटा है रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, और ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ये दूसरे राजीव कुमार हैं, जबकि हाल ही में हमारे जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं वो दूसरे राजीव कुमार हैं। तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार और इसके जो सीईओ हैं ये हैं अमिताभ कांत। अब देखिए, यहाँ पर इंडेक्स की बात की ही जा रही है, तो आप सभी ऑप्शन को एक बार फिर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम गुजरात की ही बात करें, तो जो गुजरात है ये वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक में टॉप पर रहा है। जो महाराष्ट्र है ये AMFFR इंडेक्स यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, इसमें टॉप पर रहा है। और कल ही मैंने आप लोगों को, परसों जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी करंट अफेयर की, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तमिलनाडु है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को लोन देने के मामले में टॉप पर रहा था तमिलनाडु। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है केरल का। तो केरल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, इन दोनों में ही टॉप पर रहा है। और ये जो दोनों इंडेक्स है ये भी नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज़ किए गए थे। टॉप किया था केरल ने।
तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की प्रतिमा मिली है? तो ये भी हाल ही में मिली है, नेपाल में। और नेपाल में भी कहाँ? नेपाल के धुलीखेल में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। जमीन के 300 मीटर नीचे पाई गई है ये, और ये नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो मूर्ति है ये 3800 साल ही पुरानी है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो देखिए, ये पुरातत्व विभाग तय करता है कि ये मूर्ति कितने साल पुरानी है, और इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो आप लोगों ने कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसके माध्यम से इसकी उम्र का पता लगाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं नेपाल के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है नेपाल की लोकेशन। नेपाल की जो राजधानी है ये है काठमांडू, और काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। अब देखिए, यहाँ पर नेपाल की बात की ही जा रही है, तो आप इससे एक इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। ये सितंबर 2019 की ही बात है। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? बिहार का जो मोतीहारी है उससे नेपाल के अमलेखगंज तक। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ये दक्षिण एशिया की पहली इंटरनेशनल पाइपलाइन है जो कि भारत और नेपाल के बीच बिछाई गई है, इसलिए ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अब यहाँ पर मूर्ति पाए जाने की बात की जा रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, हाल ही में ओडिशा के महानदी में 500 साल पुरानी विष्णु भगवान की एक प्रतिमा मिली है जो कि 60 फीट ऊंची है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण चारदी पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? देखिए, इस स्थान का नाम आप ज़रूर याद रख लीजिए क्योंकि ये इस समय चर्चे में है, भाषण चारद्वीप। तो ये योजना भी हाल ही में बना रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है ये रोहिंग्याओं को भाषण चारद्वीप पर शिफ्ट करने का विचार कर रही है। तो देखिए, जो रोहिंग्या होते हैं ये आमतौर पर मुस्लिम ही होते हैं, इसमें केवल कुछ ही हिंदू शामिल होते हैं, बाकी मुस्लिम ही होते हैं ये। तो वही है कि म्यांमार के शरणार्थी या रोहिंग्या आप कह सकते हैं, उनके रहने के लिए भाषण चारद्वीप पर आश्रय प्रदान किया जाएगा बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, ये भाषण चारद्वीप ये है कहाँ? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश की लोकेशन। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका। और देखिए, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन्होंने कुछ समय पहले ही बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से ई वीज़ा की शुरुआत की थी। और जो शेख हसीना जी हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही एपीजे अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विनय टोन्स। और विनय टोन्स इन्होंने स्थान लिया है अश्विनी भाटिया का, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अश्विनी भाटिया हैं ये अब एसबीआई के एमडी बन गए हैं, और अश्विनी भाटिया का स्थान अब ले लिया है विनय टोन्स ने। तो यदि हम बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1987 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब देखिए, जो बाकी 2 ऑप्शन लिखे हैं ये भी एसबीआई से ही रिलेटेड है, और अक्सर इन नामों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। यदि हम बात करें पीसी कांडपाल की, जो पीसी कांडपाल है ये भी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं, जबकि जो अश्विनी कुमार तिवारी है ये भी हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। अश्विनी भाटिया ये एसबीआई के एमडी बने हैं। अब जो विनय टोन्स है ये बन गए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ। तो ये चारों नाम एसबीआई से रिलेटेड हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने योनो एसबीआई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। योनो एसबीआई, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है स्वप्ना बर्मन, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक और मालिक भी हैं। इनकी कुल संपत्ति अब हो गई है
204 अरब डॉलर से भी अधिक। इसके साथ ये विश्व के सबसे धनी व्यक्ति तो है ही, और अब ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले वर्ल्ड के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। इसी क्रम में जो बिल गेट्स है ये दूसरे स्थान पर हैं, इनके पास 116 अरब डॉलर से भी अधिक की संपत्ति है। तीसरे स्थान पर है मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक है। इनकी कुल संपत्ति जो है ये 109 अरब डॉलर से भी अधिक है। अब यदि हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो कुछ समय पहले ही फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड के टॉप 10 रिच पर्सन की लिस्ट जारी की गई थी, और इस टॉप 10 में अब मुकेश अंबानी जी भी शामिल हो चुके हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह अवार्ड पाने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। इनकी उम्र है मात्र 29 साल। ये एक डच लेखिका है और इन्हें यह अवार्ड इनकी रचना द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। तो देखिए, ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने किसी भी भाषा में नोवेल लिखी हो, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है यानी कि अनुवाद वो इंग्लिश में किया गया हो और पब्लिकेशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो, उन लोगों को ये अवार्ड मिलता है। जैसे कि जो मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड है, इनकी जो रचना है अभी मैंने बताया है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इनकी इस रचना का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है मिशेल हचिसन ने। तो अवार्ड के रूप में इन्हें जो भी राशि मिलेगी, मतलब कि मैरिके लुकास को अवार्ड के रूप में जो भी राशि मिलेगी इसका 50-50% होगा, क्योंकि अनुवाद किया गया है मिशेल के द्वारा, लिखा गया है मैरिके लुकास के द्वारा, तो ये 50-50% हिस्सेदारी हो। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कर्नाटक। पिछले ही महीने जो कर्नाटक है इसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये अब स्थान लेगी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है कर्नाटक की लोकेशन। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और बेंगलोर ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। अब देखिए, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को CET के बारे में बताया था, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर यानी कि CET स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना है, और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा कर्नाटक। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी पहला वर्ड आ रहा है। तो मेघालय किस मामले में पहला है? जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मेघालय है। जो सिक्किम है ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। उत्तराखंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही बन गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम में। और असम में भी कहाँ? असम के गुवाहाटी में। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए असम के गुवाहाटी में इस हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है गुवाहाटी, ये तो असम में ही स्थित है, और इसी गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा एडिशन था ये भी संपन्न हुआ था गुवाहाटी में। अब यदि हम बात करें असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में ही स्थित है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, असम में जो बाढ़ आई थी जिसके कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 100 से अधिक जानवर मारे गए थे। एक और चीज़ आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, इस साल का जो रिपब्लिक डे रहा था यानी कि गणतंत्र दिवस 2020, तो रिपब्लिक डे की परेड में जो असम की झांकी थी इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया था। अब देखिए, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में
जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट हैं यानी कि जलडमरू मध्य वर्ल्ड के, उन्हें डिस्कस कर लिया था। तो लगभग 8 इम्पॉर्टेंट स्टेट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इन्हीं 8 इम्पॉर्टेंट स्टेट का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट क्या होते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फिर से बता रही हूँ कि जहाँ कहीं भी दो भूभाग अलग होते हैं, जहाँ दो भूभाग अलग हो रहे हों और दो महासागर मिल रहे हों, वहाँ पर स्ट्रेट का निर्माण होता है। तो 8 इम्पॉर्टेंट स्टेट का हमें रिवीजन करना है। सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें ये वाले एरिया से, तो यहाँ पास है फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब दो भूभाग अलग हो रहे हैं, कौन कौन से? यूएसए और वेस्ट इंडीज़। और कौन से दो सागर मिल रहे हैं? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये दोनों मिल रहे हैं। दूसरा स्ट्रेट है डेविस स्ट्रेट, इसकी लोकेशन है यहाँ पास। यहाँ पर दो भूभाग अलग हो रहे हैं, ग्रीनलैंड और कनाडा। और क्या क्या मिल रहे हैं? बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसकी लोकेशन है यहाँ पास। तो यूरोप वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पास है स्पेन। अफ्रीका वाले पार्ट में यहाँ पास आप देखेंगे तो ये है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। चौथा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है डोवर स्ट्रेट, इसकी लोकेशन है यहाँ पास ब्रिटेन वाले एरिया में। तो ब्रिटेन और यहाँ फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है डोवर स्ट्रेट। और यहाँ पास आप यदि देखेंगे तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। ये हुई 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। तो ये अटलांटिक महासागर की इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। अब यदि हम ये वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं टॉरस स्ट्रेट की लोकेशन। यहाँ कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिना। और कौन कौन मिल रहे हैं? आराफूरा की खाड़ी और पापुआ की खाड़ी। तब जाकर के टॉरस स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे यदि आप देखेंगे, जैसे कि भारत के नीचे में स्थित है श्रीलंका, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे में यहाँ पास स्थित है तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है? बॉस स्ट्रेट, जो कि कभी कभी एग्जाम का पार्ट बनती है। न्यूजीलैंड वाले एरिया में देखेंगे यदि आप, तो न्यूजीलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, इसका नाम है कुक स्ट्रेट। अब 8वां इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, जिसकी लोकेशन है यहाँ पास। तो जो मलक्का स्ट्रेट है, इसमें अंडमान सागर और जावा सागर मिल रहे हैं। कई बार अंडमान सागर की जगह बंगाल की खाड़ी भी लिखा होता है, तो दोनों ही सही हैं। तो अंडमान सागर और जावा सागर मिल रहे हैं। क्या क्या अलग हो रहे हैं? तो दो भूभाग अलग हो रहे हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। तब जाकर के मलक्का स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ 8 इंपॉर्टेंट स्टेट को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को न्यूजीलैंड की लोकेशन बताई है, यहीं पास मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही विश्व के 8वें महाद्वीप की भी लोकेशन बताई थी, जिसका नाम है जीलैंडिया महाद्वीप। यह भी हाल ही में हमारा 8वां महाद्वीप बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि सिक्किम के नामची में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर था बाईचुंग भूटिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूँ, तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।